नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में प्रस्तावना को पढ़ेंगे। प्रस्तावना जिसे अंग्रेजी में प्रीएम्बल कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग इस प्रस्तावना को विस्तार से पढ़ेंगे। आप सभी को प्रस्तावना याद होगा दोस्तों, ठीक है। तो उसी प्रस्तावना को हम लोग विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा। मैं आज इस वीडियो में प्रस्तावना को विस्तार से चर्चा करूंगा दोस्तों आप सभी के बीच में। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए दोस्तों। दोस्तों प्रस्तावना क्या होता है, इन सभी बातों को हम लोग जानेंगे दोस्तों। देखिए, सबसे पहली बात सवाल उठता है कि प्रस्तावना ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों। प्रस्तावना आप लोग को पता होगा और पता होना भी चाहिए। प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है दोस्तों। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है बोले तो प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है। और प्रस्तावना की भाषा की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है दोस्तों। इस तरह से आप लोगों का यहाँ पर डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि प्रस्तावना कहाँ से? अमेरिका से। और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है दोस्तों। आप लोगों को ज्ञात होगा कि 13 दिसंबर 1946, कब? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में एक उद्देश्य पेश किया गया था। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दोस्तों। उस उद्देशिका में उसमें बताया गया था कि जो हमारे संविधान होगा उसका स्रोत कहाँ से होगा, उसको शक्ति कहाँ से मिलेगा, उसका स्वरूप कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, उसका प्रकृति कैसा होगा, उसका उद्देश्य क्या होगा, वो किस तिथि से लागू होगा, इस सभी बातों को बताया गया था कि उद्देश्य प्रस्ताव के तहत वहां पर पेश किया गया था संविधान सभा में। तो दोस्तों, उसी उद्देशिका को प्रस्तावना कहा जाता है, ठीक है। तो प्रस्तावना से क्या पता चलता है? प्रस्तावना से ये पता चलता है कि स्रोत कैसे होगा, ठीक है। क्या है स्रोत? संविधान के स्रोत क्या है, उसको शक्ति कहाँ से मिलता है, उसका स्वरूप कैसा होगा, उसका उद्देश्य क्या है, वो किस तिथि से लागू होगा, इन सभी बातों को दोस्तों हम लोग आज विस्तार से समझेंगे। आप लोग साथ दीजिए दोस्तों, मैं किसी भी तरह का डाउट नहीं छोड़ूंगा, आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश करूंगा। तो दोस्तों देखिए, इन सभी बातों को जानने से पहले कुछ वाद हुए हैं दोस्तों, उन बातों को जानते हैं। देखिए, एक वाद हुआ था, ठीक है, बेरुबरी संघवाद 1960 ईस्वी। दोस्तों, इस वाद में, इस मामला में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना संविधान की भाग नहीं है। लेकिन दोस्तों, ठीक 13 साल बाद 1973 ईस्वी में और एक मामला आता है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। दोस्तों, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। दोस्तों, भाग ही नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान की आत्मा है, संविधान की कुंजी है। इस तरह से संविधान ने कहा। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि अनुच्छेद 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपनी फैसला को बदल सकती है दोस्तों 1973 में जब ये जजमेंट आया, उसके बाद 1976 में, ठीक है, 1976 42वें संशोधन के द्वारा, इंदिरा गांधी की सरकार थी, ठीक है, इंदिरा गांधी ने ये प्रस्तावना में प्रथम बार, ठीक है, पहली बार संशोधन किया और उसमें 3 शब्द जोड़े गए। कौन शब्द? 3 शब्द। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि किस संशोधन के द्वारा, देख लीजिए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। या तो आपको प्रश्न इस तरह से दिया जाएगा कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत कौन से 3 शब्द जोड़े गए। तो दोस्तों, आप दोनों तरफ से, दोनों तरीका से प्रश्न को समझने का कोशिश करिएगा। देखिए, अगर पूछा जाए कि ये तीनों शब्द किस संशोधन के द्वारा, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया दोस्तों, ठीक है। कौन सा शब्द? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता दोस्तों उसके बाद, ठीक है, मैंने बता दिया कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में के जजमेंट में प्रस्तावना को संविधान की आत्मा एवं कुंजी कहा गया है। याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों।
ये था पहला मामला, ठीक है। पहला मामला क्या है? बेरुबरी संघवाद मामला, ठीक है। बेरुबरी मामला, उसके बाद दूसरा मामला केशवानंद भारती, और एक मामला तीसरा में क्या है दोस्तों, उसको भी जान लेना जरूरी है। तीसरा मामला है एस.आर. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ द इंडिया, ठीक है। इस मामला में दोस्तों प्रस्तावना को संविधान की आधारभूत संरचना कहा गया है, ठीक है। प्रस्तावना को संविधान की आधारभूत संरचना कब कहा गया है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये मामला कब हुआ था? 1994 की बात है दोस्तों, 1994, याद रखिएगा 1994, ठीक है, 1994। इसमें प्रस्तावना को संविधान की आधारभूत संरचना कही गई थी। एस.आर. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ द इंडिया, ठीक है दोस्तों। एस.आर. बोम्मई कौन थे? एस.आर. बोम्मई ये कर्नाटक राज्य के क्या थे? ये मुख्यमंत्री थे। देखिए दोस्तों, उस समय वहां के राज्यपाल ने संविधान के तहत संकट की बात करते हुए राज्य में 356 के तहत उसके जो सरकार थे उसको बर्खास्त कर दिया था, ठीक है। इसको लेकर एस.आर. बोम्मई ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर किया था, ठीक है। तो उस समय कहा गया था कि ये जो प्रस्तावना है संविधान की आधारभूत संरचना है। दोस्तों, इन सभी बातों का अलग से टॉपिक है, इसमें मैं ज़्यादा आप लोगों को खींचना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। ज़्यादा आप लोगों को इसमें उलझाना नहीं चाहता हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये सभी बातों के बाद आप लोगों का मन में अभी तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देख लिए प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना संविधान की सार है दोस्तों। संविधान में क्या कहा जा रहा है, ठीक है, संविधान क्या कहना चाहता है, उसके स्रोत क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, उसके स्वरूप किस तरह से होगा, वो किस तिथि को लागू होगा, इन सभी बातों को इसमें दर्शाया गया है दोस्तों। अगर आप प्रस्तावना को अच्छे से समझ जाते हैं तो दोस्तों आप लोगों को आधी संविधान समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको संविधान समझना आसान हो जाएगा। तो आप लोग प्रस्तावना को पूरी तरह से समझिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। उद्देशिका क्यों? कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने बताया कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था, ठीक है, पेश किया था, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, ठीक है। उद्देशिका किसको कहा जाता है? जिससे उसके उद्देश्य का पता चलता है, उसके स्वरूप का पता चलता है, उसके नेचर का पता चलता है, और वो किस तिथि को लागू होगा वो तिथि पता चलता है, तो उसे उद्देशिका कहा जाता है, और उसी को प्रस्तावना भी कहते हैं दोस्तों। देखिए, जब आप प्रस्तावना बोलते हैं तो हम भारत के लोग प्रस्तावना में आपको परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा कि हम भारत के लोग कहां पर उल्लेखित है, कहां दिया गया है कि हम भारत के लोग। तो दोस्तों आप लोग को मालूम होना चाहिए कि प्रस्तावना में हम भारत के लोग जैसे शब्द उल्लेखित है। हम भारत के लोग से क्या, ये शब्द से क्या पता चलता है? देखिए यहां पर हम भारत के लोग यानी कि जनता। संविधान को शक्ति कहां से मिलता है? संविधान, देखिए अगर आप लोगों को प्रस्तावना पता है, हम भारत के लोग जैसे शब्द पता है, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि दोस्तों यहां सुप्रीम कौन है, सर्वोच्च कौन है? तो हम भारत के लोग, यानी कि देखिए हम भारत के लोग, तो सुप्रीम कौन हुआ? जनता, ठीक है, जनता। संविधान को शक्ति कहां से मिलता है? संविधान इसके स्रोत कहां से? जनता से दोस्तों। तो सुप्रीम कौन हुआ? जनता हुआ, ठीक है, हम भारत के लोग। उसके बाद जैसे आगे बढ़ते हैं तो हम भारत के लोग हो गए, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए दोस्तों। देखिए इसके स्वरूप का पता चल रहा है कि हम लोग का जो देश है वो किस तरह से होगा। ये सभी बातों को ये प्रस्तावना में यहां बताने का कोशिश किया गया है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हम संप्रभु हैं। संप्रभु कहने का मतलब कि कोई बाह्य सत्ता हम पर राज नहीं कर सकती है दोस्तों। देखिए जब संविधान नहीं बना था उससे पहले क्या हम लोग संप्रभु थे? नहीं थे। उस समय आए दिन एक से एक अधिनियम, शासन अधिनियम आते रहे, अंग्रेजों ने लेकर आए और हम लोग के ऊपर अपना शासन चलाए, ठीक है, बाहरी सत्ता का राज था। लेकिन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब अब हम लोग संप्रभु हो गए हैं, हमारे ऊपर, ठीक है, कोई भी बाहरी सत्ता राज नहीं कर सकती है दोस्तों।
समाजवादी, सोशलिज्म, समाजवादी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर समाजवाद व्यवस्था चलता है, ठीक है। सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती है दोस्तों। देखिए कार्ल मार्क्स के समय जो समाजवाद था वो संघर्ष था, संघर्ष से भरा हुआ था, ठीक है। उसमें संघर्ष को दिखाया गया था। लेकिन अभी हम लोग का जो देश है उसमें समाजवादी किस तरह से, लोकतंत्रात्मक समाजवाद है दोस्तों। लोगों के कल्याण की बात किया जाता है, ठीक है। इसमें गांधीवादी विचारधारा समाहित है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आगे देखते हैं पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, सेकुलर, हमारे देश सेकुलर है, सेकुलर। पंथ निरपेक्ष कहने का मतलब है कि यहां पर पंथ निरपेक्ष कहने का मतलब है दोस्तों कि यहां पर सभी धर्मों को समान रूप से दिखाया जाता है, सभी को समान रूप से देखा जाता है, ठीक है। सरकार किसी पंथ से ऊपर नहीं, सरकार किसी एक पंथ को बढ़ावा नहीं देता है। यहां पर सभी समान रूप से दोस्तों, पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष दो शब्द का मीनिंग वैसे अलग अलग है, लेकिन यहां पर हमारे देश में दोनों को समान रूप से अमूमन एक ही माना जाता है, ठीक है। यानी कि धर्म से निरपेक्ष कोई सरकार नहीं होगा, किसी एक धर्म को सरकार बढ़ावा नहीं देगी, सभी को समान रूप से देखेगी दोस्तों। ये पंथ निरपेक्ष का। उसके बाद देखिए दोस्तों लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक डेमोक्रेसी दोस्तों। यहां पर लोकतंत्रात्मक है, लोकतंत्रात्मक देखिए लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक दोस्तों, लोकतंत्रात्मक यहां पर लोकतंत्र शासन चलता है दोस्तों। लोकतंत्रात्मक कहने का मतलब है दोस्तों यहां पर जो यहाँ की जो सरकार है, यहाँ की जो सरकार बनती है वो दोस्तों लोगों के द्वारा बनती है, लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। वो मत के द्वारा, लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। लोकतंत्रात्मक शासन है दोस्तों। आप लोगों को अब्राहम लिंकन का कथन तो याद ही होगा कि ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जनता का शासन चलता है, लोकतंत्रात्मक शासन चलता है, ठीक है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों क्या होगा, लोकतंत्रात्मक, यहाँ पर लोकतंत्र शासन व्यवस्था, ठीक है। गणराज्य, गणतंत्र, गणराज्य या गणतंत्र दोस्तों यहाँ के जो सर्वोच्च पद है, ठीक है, सर्वोच्च पद हैं वो भी निर्वाचित होते हैं, भले ही वो अप्रत्यक्ष हो, ठीक है, अप्रत्यक्ष तरीके से, लेकिन निर्वाचित होता है दोस्तों। यहाँ पर वंशानुगत नहीं चलती है सरकार, राजा का बेटा राजा यहाँ पर नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर लोकतंत्रात्मक गणराज्य है दोस्तों, ठीक है, लोकतंत्र भी है और गणराज्य भी है। तो आप लोगों को ये बातें क्लियर हो गया होगा, ठीक है। प्रस्तावना याद होगा तो अच्छी तरह से आप लोग को समझ में आ रहा होगा, नहीं आएगा तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को आगे बढ़ते हैं, समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। अब उद्देश्य का पता चलता है, यहाँ पर इसका स्वरूप कैसा होगा मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखिए उद्देश्य क्या है वो पता चलेगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर इसका स्वरूप कैसा होगा, हमारे जो सरकार है, हमारे जो देश है उसके स्वरूप कैसा होगा ये हमने देखा, ठीक है, हमने इसको यहाँ पर देख लिया। अब उद्देश्य, तीन तरह का न्याय दिया जाता है, ठीक है, समस्त नागरिकों, सभी नागरिकों को, ठीक है, याद रखिएगा, समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तीन तरह से दोस्तों। इसको सीक्वेंस में याद रखिएगा क्योंकि परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है, और पूछा भी जाता है कि तीन तरह के न्याय को सीक्वेंस में लिखिए, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, देखिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। उसके बाद देखिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता भी दिया गया है। देखिए 5 प्रकार की, कितने प्रकार की, 5 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है, याद होना चाहिए आप लोग को। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, देखिए ये 5 प्रकार की
स्वतंत्रता दी गई। ये बातें कहाँ पता चलती है? ये देखिए प्रस्तावना में दिया गया है दोस्तों। मैंने पहले ही कह दिया था कि ये संविधान का सार है दोस्तों, इसलिए आप ये प्रस्तावना को समझ जाते हैं, इस प्रस्तावना को अच्छे से समझ जाते हैं तो आप लोग को संविधान समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों जितना आप लोग कठिन समझते हैं वैसा कठिन है नहीं। आप लोग एक बार ध्यान से इस वीडियो को देखें तो समझ में आएगा जरूर। उसके बाद देखिए दोस्तों, देखिए समता समानता, ठीक है दोस्तों, समता और अनुच्छेद 16 आप लोग को याद होगा, ठीक है, अनुच्छेद 16 उसमें समता की बात, समानता की बात किया, अवसर नौकरी में समानता की बात की गई है दोस्तों। देखिए यहाँ पर नौकरी में समानता की बात कहने का मतलब है कि दोस्तों आरक्षण की बात भी किया गया है। आरक्षण आप संविधान पढ़िएगा तो पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। इसमें मोटा मोटी समझिए कि जो कमजोर वर्ग हैं उसको एक लेवल में लाने के लिए, एक बराबर लेवल में लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। दोस्तों आप लोगों को परीक्षा में सवाल पूछा जा सकता है कि न्याय शब्द कहाँ पर उल्लेखित है। तो न्याय आप लोग मालूम होना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 38 डीपीएसपी के तहत, ठीक है, डीपीएसपी के तहत अनुच्छेद 38 प्रस्तावना में भी है। तो दोनों में दोस्तों न्याय शब्द उल्लेखित है, आप लोग को याद होना चाहिए। दोस्तों देखिए यहां पर देखिए स्वतंत्रता, समता, समानता और बंधुता, ये तीन शब्द है, ये फ्रांस की नारे हैं, ठीक है। ये तीनों शब्द कहां से लिया गया है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता कहां से लिया गया है? तो दोस्तों आप लोग को मालूम होगा कि ये फ्रांस से लिया गया है। बहुत ही अच्छी बातें हैं। दोस्तों देखिए उसके बाद देखिए व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा की भी बात की जाती है। यहाँ पर व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखा जाएगा दोस्तों। उसके राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। ये सारी बातें मतलब इसका उद्देश्य क्या है, जो संविधान का है उसका उद्देश्य क्या होगा, ये सारी बातों को प्रस्तावना में बताई गई है। बंधुता यानी कि भाईचारा, ठीक है, भाईचारा की बात भी किया जाता है संविधान में। इस सभी बातों को उल्लेखित किया गया है, इसके उद्देश्य को उद्देशिका में बताया जा रहा है दोस्तों। देखिए जब हम लोग आगे बढ़े हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत, आज तारीख इस संविधान सभा में आप लोग प्रस्तावना पढ़े होंगे। आज तारीख की संविधान सभा दृढ़ संकल्प होकर आज तारीख की संविधान सभा में 26 नवंबर 1950 ईस्वी को अंगीकृत करते हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। कहने का मतलब है कि आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हम संकल्प लेते हैं और इस संविधान को हम लोग अंगीकार करते हैं, मतलब स्वीकार करते हैं दोस्तों। उसके बाद अधिनियम, अधिनियमित का अर्थ क्या है उसको भी जानिए। अधिनियमित मतलब लागू करते हैं आज की स्थिति से, ठीक है, आज की इस तारीख से इस संविधान को लागू किया जाता है। इस तरह से प्रस्तावना में बातें बताई गई है। आत्मर्पित, आत्मर्पित मतलब संविधान को स्वयं को सौंपते हैं, ठीक है, स्वयं को समर्पित करते हैं। इस तरह से अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। दोस्तों 26 नवंबर 1949 ईस्वी को 16 अनुच्छेद लागू हुए थे और दोस्तों उसके बाद 26 जनवरी 1950 को शेष बाकी अनुच्छेद लागू किए गए थे दोस्तों। तो ये सारी बातों को जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी था दोस्तों। मैं पूरी अच्छे तरीका से आप लोग को समझाने का कोशिश किया दोस्तों आप लोग को बहुत सारे बातें पता चल चुका होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।